20 दिन बाद पूजा की शादी होने वाली थी, इसलिए पूजा अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने गई थी। जिस घर में शादी होती है, वहाँ 1-2 महीने पहले ही नहीं, बल्कि 6 महीने पहले से ही शादी की शॉपिंग शुरू हो जाती है। और अगर शादी बेटी की हो, तो एक-एक तिनके के बराबर का सामान भी याद से लेकर रखना पड़ता है। ऐसा ही तिनका, तिनका सामान लाने के लिए पूजा अपनी माँ के साथ अब तक कई बार मार्केट के चक्कर लगा चुकी थी। 2 महीने से पूजा और उसकी माँ शादी का सामान जमा कर रहे थे। अब तो वो दोनों ही मार्केट के चक्कर काट काट कर थक चुकी थी। लेकिन शायद आज पूजा कुछ ज्यादा ही थक गई थी, क्योंकि आज धूप बहुत ही ज्यादा थी। ऐसी कड़ी धूप में पूजा शॉपिंग के लिए निकल तो गई थी, लेकिन आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। पूजा का सर दर्द से फटा जा रहा था और उसे चक्कर भी आने लगे थे। पूजा ने अपनी माँ से कहा, माँ, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और मुझे चक्कर भी आने लगे हैं। जब पूजा की तबीयत ज्यादा ही बिगड़ने लगी, तो उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। पूजा की माँ को भी ऐसा लगा कि शायद गर्मी की वजह से पूजा को चक्कर आ रहे हैं, या फिर हो सकता है शादी की ज्यादा भागदौड़ की वजह से उसकी तबीयत खराब हो रही है। डॉक्टर ने पूजा का चेकअप किया और कुछ टेस्ट भी लिखकर दे दिए थे। लेकिन अगले दिन जब पूजा के हाथ में अपनी रिपोर्ट आई, तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। पूजा को ऐसा लगा कि जरूर डॉक्टर से कोई गलती हो गई है। पूजा की माँ का तो ऐसा हाल हो गया था कि वह हैरत से आंखें फाड़कर कभी डॉक्टर की ओर देखती, तो कभी अपनी बेटी पूजा की ओर देखती थी। पूजा को ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी के अभी जमीन में धंस जाएगी, क्योंकि बिना कुछ किए ही वह अपनी माँ की नजरों में कसूरवार साबित हो चुकी थी। इतनी बड़ी बात को बर्दाश्त करते हुए पूजा बड़ी मुश्किल से घर तक पहुंची थी। पूजा की माँ भी पूरा रास्ता छुपी रही और उन्होंने रास्ते में पूजा से एक शब्द भी नहीं कहा था। लेकिन जैसे ही वह दोनों घर पहुंची, तो पूजा की माँ रोने लगी और कहने लगी, यह क्या कर दिया तूने पूजा? और यह किसका पाप पल रहा है? तेरी कोख में बेचारी पूजा अपनी माँ को क्या जवाब देती, जबकि वह खुद ही इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। पूजा शक करती भी तो किस पर करती, क्योंकि उसके घर पर तो उसकी माँ के अलावा कोई भी नहीं रहता था। पूजा अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी, क्योंकि डॉक्टर के कहने के मुताबिक पूजा पिछले 3 महीने से प्रेग्नेंट थी। पूजा के कहने पर डॉक्टर ने उसकी 3-4 बार रिपोर्ट निकाली, लेकिन हर रिपोर्ट में यह साफ लिखा था कि पूजा प्रेग्नेंट है। रिपोर्ट्स आने के बाद तो पूजा इस बात को झुठला भी नहीं सकती थी कि वह प्रेग्नेंट है। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि पूजा के साथ यह सब किसने किया था और कब किया था। और अगर पूजा के साथ इतना बड़ा जुर्म हुआ भी था, तो फिर इस बात की पूजा को खबर कैसे नहीं हुई थी? पूजा की माँ पूजा को कोस रही थी। तब पूजा रोते हुए कहने लगी, आपकी कसम माँ, मैं सच कह रही हूं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे खुद भी नहीं पता है कि मेरे साथ यह सब कब और कैसे हो गया, और किसका पाप मेरी कोख में पड़ रहा है। लेकिन पूजा की माँ ने पूजा पर विश्वास नहीं किया और कहने लगी, पूजा, इतना सफेद झूठ भी मत बोलो। और यह तुम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, जो बिना तुम्हारी सम्मति के और बिना तुम्हारी जानकारी के हो जाए, और तुम्हें इसके बारे में पता भी ना चले। पूजा अपनी माँ को भरोसा दिलाते दिलाते थक गई थी, लेकिन उसकी माँ ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया और बस खामोश हो गई। अगले दिन पूजा की माँ पूजा को एक दूसरे डॉक्टर के पास ले गई, जो उन्हीं की जान पहचान की थी। उस डॉक्टर को विश्वास में लेकर पूजा की माँ कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, अगर आप मेरी बेटी का अबॉर्शन कर दें, तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ गरीब पर। तब उस डॉक्टर ने कहा कि आपने आने में देर कर दी है। अब तो 3 महीने पूरे हो चुके हैं, फिर भी मैंने आपकी बेटी का पूरा चेकअप किया है। अगर इस वक्त अबॉर्शन किया गया, तो पूजा की जान को भी खतरा हो सकता है। अब तो पूजा के पास इस बच्चे को जन्म देने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था, और ऊपर से पूजा की शादी भी नजदीक आ रही थी। पूजा जानती थी कि अगर उसके होने वाले पति को इस बात का पता चल गया, तो वह उसे पूरी दुनिया में बदनाम करके रख देगा। पूजा को अब इस समस्या का एक ही हल नजर आ रहा था कि दुनिया भर में उसकी बदनामी हो, इससे पहले वह खुद ही इस शादी से इनकार कर दे। इसलिए पूजा ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब मैं यह शादी नहीं कर सकती। तब पूजा की माँ ने उसे कहा, पूजा बेटा, अब सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं। शादी में हम तेरे ससुराल वालों को इनकार की क्या वजह बताएंगे? अचानक यूं शादी से इनकार करना ठीक नहीं होगा बेटा। तब पूजा ने कहा, माँ,
शादी के बाद तो ये बात सबको पता चल ही जाएगी। उसके बाद वह लोग मुझे धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दे। इससे तो अच्छा है कि मैं ये शादी ही ना करूं। तब पूजा की माँ ने कहा, लेकिन पूजा, हम उन लोगों से कहेंगे, क्या हमारे पास इनकार करने का कोई ठोस कारण भी तो नहीं है? पूजा को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब इस समस्या का क्या समाधान निकाल जाए, क्योंकि पूजा के साथ जिसने भी यह घिनौना काम किया था, फिलहाल तो वह पूजा की नज़रों से छिपा हुआ था। पूजा दुनिया भर में बदनाम नहीं होना चाहती थी, इसलिए वह अपना सामान बांधकर दूसरे शहर रहने चली गई, जहां उसे और उसकी मां को कोई भी नहीं जानता था। पहले पहले तो पूजा की मां ने बहुत मना किया कि वह अपना घर-बार छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, लेकिन आखिर में उन्हें पूजा की जिद के आगे झुकना ही पड़ा और पूजा अपनी मां को लेकर हरियाणा चली गई। पूजा ने इंटीरियर डिजाइन में डिप्लोमा किया हुआ था। इस वजह से उसे हरियाणा जाते ही एक अच्छी सी नौकरी मिल गई थी। जिस लड़के से पूजा की शादी होने वाली थी, वह उसकी पहली वाली कंपनी में उसके साथ ही काम करता था। दोनों को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था और फिर बात शादी तक पहुंच गई थी। पूजा के घर में उसकी मां के अलावा और कोई भी नहीं था, इसलिए जब पूजा ने राहुल के बारे में अपनी मां को बताया, तो उन्हें भी इस रिश्ते पर कोई तराज नहीं था, क्योंकि राहुल एक बहुत ही अच्छा और पढ़ा लिखा नौजवान था। उसकी जॉब भी अच्छी थी, जिससे वह अच्छा खासा कमा लेता था। राहुल के परिवार में सिर्फ उसके माँ बाप ही थे और वह अपने माँ बाप की एक लौती संतान था। और सबसे अच्छी बात तो यह थी कि पूजा और राहुल एक ही कंपनी में काम करते थे और वह दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। इसलिए पूजा की माँ ने खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और इस तरह पूजा और राहुल का रिश्ता तय हो गया। शादी का दिन तय होते ही दोनों घरों में शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थीं और सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन फिर पता नहीं पूजा के साथ ऐसा क्या हो गया कि किसी आदमी ने उसके साथ इतना बड़ा घिनौना काम कर दिया और पूजा को इस बात का पता तक नहीं चला। पूजा की जिंदगी ने उसके साथ ऐसा भद्दा मजाक किया था जिसने उसकी रातों की नींदें हराम करके रख दी थीं। पूजा अपनी बीती जिंदगी को सोच सोच कर पागल हो रही थी, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं आया जिस वजह से वह किसी पर शक कर पाती। जिस रात को पूजा और उसकी माँ अपना घर छोड़कर निकली थी, उसके दूसरे ही दिन राहुल ने कई बार पूजा को कॉल किया था। शायद राहुल पूजा की घर से गायब होने की वजह जानना चाहता था, लेकिन पूजा भी उसे क्या बताती, क्योंकि पूजा जानती थी सच्चाई जानने के बाद राहुल उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए पूजा ने अपना फोन नंबर ही बदल दिया और पुराने सिम को तोड़कर फेंक दिया था। पूजा का दिल खून के आंसू रो रहा था, क्योंकि उसकी हंसती मुस्कुराती जिंदगी बर्बाद होकर रह गई थी। एक पल के लिए तो पूजा ने सोचा कि वह राहुल को सारी सच्चाई बता दे, लेकिन फिर वह खामोश हो गई थी, क्योंकि एक बार राहुल ने पूजा से यूं ही बातों बातों में कह दिया था, पूजा मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन बेवफाई कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पूजा बेवफा तो नहीं थी, लेकिन ना जाने कैसे उसके चरित्र पर इतना बड़ा दाग लग गया था। हरियाणा आकर पूजा ने लोगों को यही बताया था कि वह शादीशुदा है और उसका पति विदेश में रहता है। ये झूठ बोलने के अलावा पूजा के पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं था। पूजा को खुद को ही यह सोचकर अजीब लग रहा था कि वह खुद नहीं जानती कि उसके पेट में किसका पाप पल रहा है। अब तो दिन बा दिन पूजा की तबीयत खराब रहने लगी थी, क्योंकि उसे खुद से ही नफरत होने लगी थी। पूजा कई कई घंटों तक भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ी रहती और कहती, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी सजा मुझे इस तरह मिल रही है। पूजा की तबीयत बिगड़ने का एक कारण यह भी था कि अब उसकी माँ उसके साथ ठीक से बात तक नहीं करती थी। पूजा उनकी इकलौती संतान थी और उनके जीने का एकमात्र सहारा थी। जब पूजा 3 साल की थी, तब उसके पापा इस दुनिया से चल बसे थे और तब से ही उसकी माँ ने उसे अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था। पूजा शक्ल सूरत से बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती थी। काली चमकदार आंखें, लंबे घने बाल, गोरा गोरा रंग देखने वाले पूजा से अपनी नजरें हटाना भूल ही जाते थे। पूजा की माँ कई बार पूजा को समझाती थी, जमाना बहुत खराब है, पूजा ऊपर से तेरी ये खूबसूरती थोड़ा संभल के रहा कर मेरी बच्ची। लेकिन पूजा अपनी माँ की बातों को हंसकर टाल दिया करती थी और कहती थी, माँ, आपकी बेटी कोई कमजोर लड़की नहीं है कि कोई भी आकर आपकी बेटी की इज्जत पर हाथ डाल सके, और अगर फिर भी
किसी ने ऐसा करने की गलती कर भी दी तो मैं उसकी आंखें निकाल कर उसके हाथ में रख दूंगी। लेकिन पूजा को कहाँ पता था कि इसी बात पर उसे खून के आंसू रोना पड़ेगा। कोई पूजा की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर गया था और उसे पता भी नहीं था कि वह कौन था। कैसी कठिन परीक्षा ले रही थी उसकी जिंदगी। लेकिन फिर भी किसी तरह से यह समय भी गुजर गया और फिर वह समय भी आ गया जब पूजा को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। पूजा यह नहीं जानती थी कि उसके बच्चे का बाप कौन है या वह किसके बच्चे को जन्म देने वाली है। बस उसे तो इतना ही पता था कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा किसी की नाजायज औलाद थी। और पूजा यह दर्द कैसे बर्दाश्त कर रही थी ये तो सिर्फ वही जानती थी, क्योंकि एक औरत कभी भी ऐसे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती जिसके पैदा होने से पहले ही वह उससे नफरत करती हो। पूजा भी अपने पेट में पल रहे बच्चे को नफरत करने लगी थी, जिसने पूजा की जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। इसीलिए उसने सोच लिया था कि वह इस बच्चे के पैदा होते ही उसे अनाथा आश्रम में छोड़ आएगी। पूरा एक दिन दर्द सहने के बाद पूजा ने एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन अपने बच्चे की शक्ल देखते ही पूजा के होश उड़ गए थे। अपने बेटे के हाथ पर वह काला निशान देखकर तो पूजा के सिर पर आसमान गिर पड़ा था, क्योंकि पूजा के बच्चे की शक्ल तो यह उन दिनों की बात है जब पूजा अपने ऑफिस टीम के साथ काम के सिलसिले में मनाली गई थी। पूजा की कंपनी को वहां की एक नई होटल के इंटीरियर का बहुत बड़ा काम मिला था। इसलिए कंपनी ने अपनी बेस्ट टीम को यह काम सौंपा हुआ था और पूजा भी उस बेस्ट टीम का एक हिस्सा थी। राहुल भी उस बेस्ट टीम का हिस्सा था, लेकिन वह अपनी मां की बीमारी की वजह से अपनी टीम का साथ नहीं दे पाया था। पूजा के बॉस ने पहले से ही पूरी टीम के लिए एक बहुत बड़ी होटल में कमरे बुक कर लिए थे। जिस दिन पूजा और उसकी टीम मनाली पहुंची थी उस दिन हर तरफ बर्फबारी शुरू हो चुकी थी, जिस वजह से रास्ते बंद हो चुके थे और कई दिनों तक पूजा और उसकी टीम को होटल में ही कैद होकर रहना पड़ा था। लेकिन एक दिन जब बर्फबारी बहुत ही ज्यादा हो रही थी, उस दिन मनाली आने वाले लोगों की गाड़ियां बहुत ही खतरनाक हादसे का शिकार हो गई थीं और कई सारी गाड़ियां तो रास्ते में बर्फ फिसलने की वजह से वहीं पर फंस गई थीं और कुछ लोगों ने तो वहीं गाड़ियों में दबे दबे ठंड की वजह से अपनी जान गंवा दी थी। जहां इस हादसे ने देश के हर शख्स के दिल को दहला दिया था, तो वहीं वहां के होटल के मालिकों ने अपनी होटल के कमरों के दाम डबल कर दिए थे। उन दिनों वहां मनाली में ठंड इतनी ज्यादा थी कि हीटर भी काम नहीं कर रहे थे और ठंड के मारे लोग डबल रजाई में भी काम रहे थे। उन दिनों होटल में ग्राहकों की भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि कमरा पाने के लिए लोग लाखों रुपए देने को भी तैयार थे। कई लोगों ने तो इंसानियत और हमदर्दी के नाते लोगों को अपने ही कमरों में रहने दे दिया था। लेकिन पूजा नहीं जानती थी कि वहां उसके साथ ऐसा कुछ भी हो जाएगा। एक रात पूजा अपने कमरे में सो रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर हुई दस्तक की वजह से उसकी आंख खुल गई थी। ठंड के मारे पूजा अपनी रजाई से निकल भी नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे उठकर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही पूजा ने अपने सामने उसी होटल के एक नौकर को खड़ा पाया। वह नौकर पूजा से कहने लगा, मैडम, एक बाप अपनी बेटी को लेकर बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचा है और उसकी बेटी बहुत बीमार है। इस वक्त इस होटल का कोई भी कमरा अब खाली नहीं है। अगर आप एक रात के लिए उन्हें अपने कमरे में सहारा दे देंगी तो आपका उन बाप बेटी पर बहुत बड़ा एहसान होगा। पहले कुछ देर के लिए तो पूजा सोच में पड़ गई कि वह क्या करें और क्या न करें, लेकिन फिर इंसानियत के नाते पूजा ने उन बाप बेटी को अपने कमरे में रहने की इजाजत दे दी थी। कुछ देर बाद तकरीबन 30 साल का आदमी अपनी 6 साल की बच्ची को गोद में लिए पूजा के सामने खड़ा था। वह आदमी उस वक्त बहुत ही परेशान लग रहा था, लेकिन पूजा पर नजर पड़ते ही वह आदमी पूजा को देखता ही रह गया था। कमरे में आते ही उस आदमी ने अपनी बेटी को तुरंत ही बेड पर लेटा दिया और उस पर एक रजाई डाल दी। वह बच्ची बुरी तरह से कांप रही थी और उस आदमी ने खुद भी एक मोटी जैकेट पहन रखी थी, अपनी बच्ची को बेड पर लेटा कर। वह आदमी पूजा को एहसान जताती नजरों से देखने लगा और कहने लगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। अगर आप मुझ पर यह एहसान ना करती तो सर्दी के मारे मेरी बच्ची का न जाने क्या हाल हो जाता। पूजा ने कहा, इसमें एहसान किस बात का, मैंने तो सिर्फ इंसानियत का फर्ज निभाया है। तब वह आदमी कहने लगा, आप बस मेरी बेटी का ख्याल रख लेना, मैं तो कहीं भी रह लूंगा। इतना कहकर वह आदमी पूजा के कमरे से बाहर चला गया
और पूजा ने उसकी बेटी को कंबल से अच्छी तरह लपेट लिया और खुद ही जाकर अपने बेड पर लेट गई। वह बच्ची नींद में बुरी तरह से कांप रही थी। तब पूजा जाकर उसके बगल में लेट गई और उस 6 साल की मासूम बच्ची को अपनी रजाई में ले लिया। कुछ देर में ही उस बच्ची की कंपन खत्म हो गई थी और अब वह बच्ची गहरी नींद में सो चुकी थी। पूरी रात बर्फबारी चलती रह और सुबह भी यही सिलसिला जारी था। सर्दी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि नलों में पानी भी जम गया था। उस बच्ची की नींद खुलते ही वह अपने पास पूजा को देखकर घबराने लगी और कहने लगी, मुझे अपने पापा के पास जाना है। लेकिन पूजा को तो पता ही नहीं था कि उस वक्त उसके पापा कहाँ थे। पूजा तो उस आदमी का नंबर तक लेना भूल गई थी कि उसे फोन कर बुला पाती। पूजा ने उस बच्ची को बहुत समझाया कि आपके पापा अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, लेकिन वो बच्ची तो रोने लग गई। पूजा ने कमरे से बाहर निकलकर चारों ओर नजरें घुमाई कि शायद उसे उस बच्ची के पापा कहीं नजर आ जाएं, लेकिन कॉरिडोर तो बिल्कुल खाली पड़ा था। पूजा ने बड़ी मुश्किल से उस बच्ची को चुप करवाया और फिर एक नौकर से कहकर नाश्ता मंगवाया। जैसे ऐसे करके पूजा ने उस बच्ची को खाना खिलाया, लेकिन उस बच्ची के पापा अभी तक वापस नहीं आए थे। सुबह से दोपहर हो चुकी थी, लेकिन उस बच्ची के पापा का कुछ हता पता नहीं था। पूजा ने जब उस होटल के मैनेजर से उस बच्ची के पापा के बारे में पूछा, तो वह मैनेजर कहने लगा कि रात भर तो वह शख्स यहीं रिसेप्शन में रखे सोफे पर ही सो रहा था, लेकिन सुबह होते ही पता नहीं वह कहाँ चला गया। अब पूजा को चिंता होने लगी थी कि कैसे वह उस बच्ची को शांत कर पाएगी, क्योंकि वह बच्ची तो लगातार अपने पापा के लिए रोए जा रही थी। बड़ी मुश्किल से पूजा ने उस बच्ची को दोपहर का खाना खिलाया और फिर उसके साथ बातें करने लगी। शाम के वक्त जब उस बच्ची के पापा होटल लौटे, तब पूजा का गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया था। अपने पापा को देखकर उस बच्ची की जान में आ गई और वो दौड़कर अपने पापा के गले लग गई थी। पूजा ने अपने दिन भर का गुस्सा जताते हुए उस आदमी से कहा, आपको तो अपनी बेटी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। यहाँ आपकी बच्ची का रो रो कर बुरा हाल हो गया था और आप है कि होटल से गायब ही हो गए थे। पूजा की बात सुनकर वह आदमी शर्मिंदा हो गया और उसने अपनी नजरें नीचे झुका लीं और फिर कहने लगा, जी, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन सुबह होते ही मुझे पता चला कि रात की तेज बर्फबारी की वजह से बहुत सारी गाड़ियां बर्फ के नीचे दब चुकी हैं और रेस्क्यू टीम को यहाँ के लोगों से मदद की जरूरत थी, इसलिए मैं भी वहां चला गया था। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, लेकिन कई लोग हमारी मदद से बच भी गए हैं। ये सुनकर पूजा अपने के गुस्से पर शर्मिंदा हो गई और सोचने लगी कि यह आदमी तो एक अच्छे काम के लिए गया था। ये लोगों की जान बचाने का काम कर रहा था और मैं बेकार में ही उस पर इतना बरस पड़ी। उस आदमी ने पूजा से कहा, आज रात भी ऐसे ही तूफान की भविष्यवाणी की गई है, लेकिन हो सकता है कल शाम तक शायद कोई हल निकल आए। आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी है, लेकिन जैसे ही रास्ते साफ होते हैं, मैं अपनी बेटी को लेकर तुरंत ही वापस चला जाऊंगा। पूजा ने कहा, अरे इसमें तकलीफ कैसी? ऐसे मुश्किल समय में हम देशवासी एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा भला? और आपने जो काम किया है उसके सामने मेरी ये मदद तो कुछ भी नहीं है। पूजा की बातें सुनकर उस आदमी के दिल को कुछ तसल्ली मिली और फिर उसने वो पूरी शाम पूजा के कमरे में ही बिताई थी किसी तरह से। समय तो गुजारना था ही, इसलिए पूजा और वह आदमी एक दूसरे के बारे में बातें करने लगे थे। तभी बातों बातों में उस आदमी ने पूजा को बताया कि उसका नाम अजय है और वह अपनी बेटी के साथ राजस्थान में अकेला ही रहता है। अजय की बेटी के जन्म के वक्त ही उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी और उसने आज तक अपनी बेटी को उसकी मां की तस्वीर भी नहीं दिखाई है। अजय की पत्नी की मौत के बाद रिश्तेदारों ने अजय को दूसरी शादी के लिए बहुत समझाया, लेकिन अजय दूसरी शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि अजय को यह डर था कि कहीं उसकी दूसरी पत्नी उसकी बेटी के साथ सौतेला व्यवहार करेगी तो उसकी बेटी की जिंदगी नर्क बन जाएगी। आगे अजय ने यह भी बताया कि वह अपनी नौकरी के चलते अपनी बेटी को ज्यादा समय नहीं दे पा रहा था, लेकिन इस बार कंपनी ने उसकी छुट्टियां मंजूर कर ली है, इसलिए वह अपनी बेटी को घुमाने के लिए मनाली ले आया था। लेकिन तेज बर्फबारी की वजह से अजय की गाड़ी बीच रास्ते में ही फंस गई थी। सर्दी के मारे उसकी बेटी बेहोश हो गई थी और बड़ी मुश्किल से अजय अपनी बेटी को गोद में लिए पैदल इस होटल तक पहुंचा था। बातों बातों में कब शाम ढल गई, इसका अजय और पूजा को पता ही नहीं चला और अंधेरा होते ही अजय पूजा के कमरे से बाहर निकल गया।
तूफानी बर्फबारी की वजह से फोन के नेटवर्क भी नहीं मिल रहे थे कि तभी पूजा ने अपने फोन में देखा तो राहुल के कुछ मैसेज और उसकी माँ के मिस कॉल दिखाई दिए थे। राहुल मैसेज में पूजा का हालचाल पूछ रहा था और पूजा के लिए बहुत परेशान भी था, क्योंकि राहुल को भी मनाली के हालात के बारे में पता चल चुका था। राहुल ने अपने मैसेज में यह भी लिखा था कि पूजा की माँ उसके लिए बहुत परेशान है, तो अगर नेटवर्क मिलता है तो एक बार पूजा अपनी माँ से बात जरूर कर ले। राहुल के मैसेज पढ़कर पूजा भी अपनी माँ के लिए बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि फोन के नेटवर्क न मिलने की वजह से उसकी अपनी माँ से फोन पर बात नहीं हो पा रही थी। अजय की बेटी को सुलाने के बाद पूजा ने अपने कमरे की खिड़की से पर्दा हटाया ताकि शायद फोन में नेटवर्क आ जाए तो पूजा अपनी माँ को फोन करके अपना हालचाल बता सके। लेकिन इस वक्त भी हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी और फोन में अभी भी नेटवर्क नहीं मिल रहा था। पूजा ने खिड़की से बाहर नजर डाली तो होटल से कुछ दूरी पर लोग अपने अपने फोन पर बात कर रहे थे। पूजा ने सोचा, हो सकता है वहां पर नेटवर्क मिल रहा हो तो वो भी वहां जाकर अपनी माँ से थोड़ी सी बात कर ले और अपना हालचाल भी बता दे, ताकि उसकी माँ के दिल को सुकून मिल जाए और वह रात को थोड़ा छंद से सो पाए। यही सब सोचते हुए पूजा ने अपनी गर्म शॉल उठाई और उसे उड़कर कमरे से बाहर निकल गई। उस वक्त रात के 10:30 ही बज रहे थे, लेकिन फिर भी होटल में सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि सर्दी की वजह से सब अपने अपने कमरों में घुसे पड़े थे। पूजा जब होटल से बाहर निकल रही थी तब उसने देखा कि कई लोग तो रिसेप्शन एरिया में ही अपने बिस्तर लगाकर लेटे हुए थे, जिसमें उस बच्ची के पापा भी शामिल थे। पूजा ने कोने में लेटे हुए अजय पर एक नजर डाली और फिर होटल से बाहर निकल गई। पूजा को तो बस कुछ भी करके एक बार अपनी माँ से बात करनी थी, ताकि वह चिंता मुक्त हो जाए। पूजा हरियाणा से यहाँ आई थी और हरियाणा में इतनी ज्यादा ठंड नहीं होती थी। पूजा से तो पहले से ही ज्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं होती थी और यहाँ तो उसे मोटे मोटे कपड़ों में भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। और अगर बर्फबारी की बात की जाए तब दूर की तो बात ही छोड़ दो। होटल के बाहर कदम रखते ही हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। पूजा ने अपना मोबाइल ऑन किया, लेकिन नेटवर्क अभी भी नहीं मिल रहा था। लेकिन शायद 1 मील की दूरी पर अभी भी कुछ लोग मोबाइल पर बात कर रहे थे, इसलिए पूजा भी उसी तरफ जाने लगी। पूजा उस तरफ जाते हुए बार बार अपना मोबाइल भी देख रही थी कि अगर कहीं नेटवर्क मिल जाए तो वह वहीं रुककर अपनी माँ से 2 बातें कर ले और फिर जल्दी ही अपनी होटल में लौट जाए, क्योंकि पूजा मुश्किल से ही बर्फ पर चल पा रही थी। पूरा आधा घंटा चलने के बाद पूजा उस जगह पहुंची थी जहां थोड़ा बहुत नेटवर्क मिल रहा था। पूजा ने जल्दी से अपनी माँ को फोन लगाया तो उसकी माँ ने पूजा के लिए अपनी फिक्र जताते हुए कहा, तू कैसी है बेटा, और इस वक्त तू कहाँ से बात कर रही है? पूजा ने अपनी माँ को जल्दी जल्दी में सिर्फ इतना ही कहा, माँ, मैं ठीक हूँ और आप मेरी फिक्र बिल्कुल न करें। यहाँ नेटवर्क ना मिलने की वजह से मैं आपको फोन नहीं कर पाई थी। पूजा अपनी माँ से बात कर रही थी, तभी बर्फबारी और भी ज्यादा तेज हो गई थी। पूजा को ऐसा लग रहा था जैसे बर्थ के गोले उसके सिर पर गिरने लगे हैं। इसलिए पूजा ने अपनी माँ से कहा, चलो ठीक है माँ, अब मैं फोन रखती हूँ, क्योंकि यहाँ बर्फबारी बढ़ने लगी है और अब मुझे होटल पर वापस जाना होगा। पूजा ने जल्दी से फोन कट किया और तेज तेज कदमों से चलती हुई होटल की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन बर्फबारी की वजह से पूजा के हाथ पैर कांपने लगे थे और पैरों में ठंड लगने की वजह से पूजा से चला भी नहीं जा रहा था। पूजा के हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। अब तो वह सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही थी। पूजा जल्द से जल्द अपने कमरे तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन फिर अचानक ही एक जगह पूजा के पैर बर्फ में जाकर धंस गए थे। पूजा ने अपने आप को उस बर्फ से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन पूजा के पैर निकल ही नहीं रहे थे और फिर ज्यादा ठंड लगने की वजह से पूजा वही बर्फ पर मुंह के बल गिर पड़ी और बर्फबारी की तेजी भी बढ़ने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से गिरती हुई बर्फ हर चीज को अपने आप में समेट रही थी और इसी बर्फ में पूजा भी सिमट जा रही थी। ठंड के कारण पूजा के हाथ पैर काम करना बंद कर चुके थे। पूजा उस बर्फ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके हाथ और पैरों में जान ही नहीं बची है। अब तो पूजा से ठंड भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वह बार बार उठने की कोशिश कर रही, लेकिन हर बार वह नाकाम हो गई। बर्फबारी तेज होते ही आसपास में खड़े होकर फोन पर बात कर रहे सभी लोग अपने अपने होटल पर वापस जाने लगे। अब तो पूजा को आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था, सिर्फ पूजा ही अकेली
वहां बर्फ में फंसी हुई थी। अब पूजा को अपनी मौत अपने सामने नजर आ रही थी, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद पूजा बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो उसका पूरा शरीर आग की तरह जल रहा था। पूजा के पूरे शरीर में दर्द हो रहा था और दर्द के मारे वह तड़प रही थी। पूजा ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को अपने होटल के कमरे में पाया था। वह बच्ची पूजा के पास ही बैठी थी और पूजा के हाथों को सहला रही थी। उस बच्ची का बाप अजय भी सामने सोफे पर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी नजरें नीचे झुकी हुई थीं। पूजा ने उठने की कोशिश की तो वह बच्ची अपने पापा को पुकारने लगी और कहने लगी, पापा पापा देखो, आंटी उठ गई। अपनी बेटी की बात सुनकर अजय एकदम से चौंक उठा था। शायद वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। अजय सोफे से उठकर पूजा के पास गया और पूजा को उसकी खैरियत पूछने लगा और कहने लगा कि मैंने आपको होटल से बाहर जाते हुए देख लिया था और मुझे ऐसा लगा कि आप किसी काम से बाहर गई हैं। लेकिन बहुत देर तक जब आप वापस नहीं आई तो मुझे आपकी फिक्र होने लगी थी, इसलिए मैं आपको ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ा और थोड़ी ही दूरी पर आप मुझे बर्फ पर बेहोश नजर आई थी। आप अपने होश में नहीं थी, इसलिए मैं आपको उठाकर आपके कमरे में ले आया था। इतना कहकर अजय खामोश हो गया, लेकिन पूजा ने उसका शुक्रिया अदा किया कि अजय ने उसकी जान बचा ली थी। लेकिन पूजा को यह नहीं पता था कि उस दौरान अजय पूजा के साथ क्या कुछ कर चुका था, क्योंकि उस दिन पूजा को पूरे 24 घंटे बाद होश आया था। अपने गुजरे हुए पलों से बाहर निकलने के बाद पूजा अस्पताल में बैठी अपने बच्चे को देख रही थी। उस बच्चे के नैन नक्श बिल्कुल उस बच्ची और उस बच्ची के बाप अजय जैसे थे। ये बच्चा उस अजय का ही है। उसका सबसे बड़ा सबूत तो ये था कि इस बच्चे के हाथ पर भी बिल्कुल वैसा ही काला निशान था जो बच्ची के हाथ पर था और अजय के हाथ पर भी था। इन सब का यही मतलब था कि वह शख्स अजय ही था जिसने पूजा के साथ उस रात यह घिनौना काम किया था जब वह बेहोश हो गई थी। लेकिन उस वक्त पूजा इस बात से बिल्कुल बेखबर थी। पूजा को यह देखकर एक बार भी कोई शक नहीं हुआ कि उस रात के बाद अजय पूजा से नजरें नहीं मिला पा रहा था। शायद इसीलिए वह पूजा से बार बार अपनी गलती की माफी मांगते हुए कह रहा था कि मुझे माफ कर देना, मैं मजबूर था। पूजा तो यही समझ रही थी कि अजय ने उसे बचाने के लिए बिना उसकी इजाजत के उसे छुआ था, इसलिए वह ऐसी बातें बोल रहा है। सब कुछ ठीक होने के बाद अगले दिन शाम तक सारे रास्ते खोल दिए गए थे और अजय भी अपनी बेटी को लेकर वापस जा चुका था। पूजा का काम खत्म होते ही वो भी कुछ दिनों बाद वापस लौट आई थी, क्योंकि बर्फबारी का तूफान रोकने से उनका काम करना आसान हो गया था। पूजा के घर वापस लौटते ही राहुल के घर वालों ने शादी जल्दी कराने की रट लगा ली थी। मनाली से वापस आने के बाद शादी की तैयारियों में 3 महीने कैसे गुजर गए थे, पूजा को तो इसका पता ही नहीं चला। लेकिन अब अपनी गोद में अपने बच्चे को देखकर पूजा को अब सब याद आ गया था। पूजा अपने बच्चे को देखकर फूट फूट कर रोने लगी और सोचने लगी, कैसा एहसान फरामोश था। वह इंसान पूजा ने उसे रहने के लिए अपना कमरा दिया, उसकी बच्ची की देखभाल की और उसने पूजा की बेहोशी का इस तरह से गलत फायदा उठाया था। पूजा सोच रही थी कि इससे तो अच्छा होता कि वह मुझे मर जाने देता, क्योंकि जो जिंदगी अब पूजा जी रही थी वो तो उसके लिए मौत से भी बदतर थी। अस्पताल से घर वापस आकर पूजा ने अपनी मां को सारी हकीकत बता दी थी। पूजा ने अब अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया था और डिलीवरी के कुछ महीने बाद ही पूजा ने अपने बच्चे को अपनी मां को सौंप दिया और खुद फिर से नौकरी करने लगी थी। पूजा अपने बच्चे को अनाथाश्रम में नहीं छोड़ पाई, क्योंकि पूजा को समझ आ गया था कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ था उसने उस मासूम बच्चे का कोई कसूर नहीं था। और कुछ भी कह लो, आखिर पूजा भी एक माँ थी जिसने 9 महीने तक अपने बच्चे को अपनी कोख में पाला था और अपने खून से उसे सींचा था। इसलिए वह अपने बच्चे को खुद से जुदा नहीं कर पाई और उसे दिल से अपना लिया। लेकिन घर चलाने के लिए और अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए पूजा का जॉब करना बहुत जरूरी था। इसीलिए अपने जिगर के टुकड़े को अपनी माँ के हवाले करके पूजा जॉब करने के लिए घर से निकल पड़ी। लेकिन पूजा को यह नहीं पता था, किस्मत एक बार फिर से उसे अजय के सामने लाकर खड़ा कर देगी। एक दिन जब पूजा जॉब से घर वापस लौटी तो सामने उसने अजय को अपनी माँ के साथ बैठे देखा था। अजय को अपनी आंखों के सामने देखकर पूजा दंग रह गई थी और अजय की बेटी भी उसके साथ ही थी। अजय ने अपनी हालत देवदास जैसी बना ली थी।
उसकी दाढ़ी मूंछ काफी बढ़ गई थी और वह खुद भी कुछ बिखरी सी हालत में था। पूजा को देखते ही अजय खड़ा हो गया और अभी भी किसी अपराधी की तरह नजरें झुकाए हुए था। पूजा ने अजय की तरफ नफरत भरी निगाहों से देखा, लेकिन इससे पहले कि पूजा अजय को कुछ कहती, अजय की बेटी पूजा के पास जाकर उससे लिपट गई और कहने लगी, मम्मी, आप फिर से कहाँ चली गई थी? मैंने आपको बहुत मिस किया था। मैंने और पापा ने आपको बहुत ढूंढा, लेकिन आप न जाने कहाँ खो गई थी। अब दोबारा मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? मम्मी। पूजा ने उस बच्ची को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उस बच्ची के मम्मी कहने पर पूजा हैरत और गुस्से से आंखें फाड़कर अजय की तरफ देखने लगी थी। तब पूजा की माँ उसके पास आई और कहने लगी, पूजा बेटा, अजय को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वह कब से हमारी तलाश में ही भटक रहा था। वह तुमसे माफी मांगना चाहता है, पूजा, और तुमसे शादी भी करना चाहता है। यह सुनकर पूजा नफरत भरी नजरों से अजय की तरफ देखने लगी और कहने लगी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, और तुम्हें अब जाकर एहसास हो रहा है अपनी गलती का। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। निकल जाओ मेरे घर से। जब पूजा अजय से यह सब कह रही थी, तब अजय की आंखों से आंसू बहकर उसके नन्हे से बच्चे के पैरों पर गिर रहे थे। पूजा अपनी मन की भड़ास निकालकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। तब पूजा की माँ ने उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं रोक लिया और पूजा, बेटा, एक बार अजय की बात तो सुन ले। तब पूजा ने कहा, माँ, अब क्या सुनना बाकी बचा है? इस इंसान ने उस वक्त भी मुझे धोखा देने के लिए अपनी बेटी का सहारा लिया था, और आज भी यह अपनी बेटी के सहारे मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। तभी तो इसकी बच्ची अचानक मुझे मम्मी कहने लगी है। ये सब इसी इंसान का सिखाया हुआ है। तब अजय ने पूजा से कहा, नहीं पूजा जी, आप मुझे और मेरी बेटी को गलत समझ रही हैं। तब पूजा ने कहा, वाह रे वाह, मेरे साथ गलत करने वाला इंसान आज मुझे सही और गलत का पाठ पढ़ा रहा है। तब अजय की बेटी पूजा के पास आई और कहने लगी, मम्मी, आप पापा पर गुस्सा क्यों कर रही हैं? मेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं। तब पूजा अजय की बेटी को अपने से दूर करने गई, तो अजय की बेटी के हाथ से एक तस्वीर फिसलकर जमीन पर गिर गई, जिसे देखकर पूजा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। पूजा ने उस तस्वीर को जमीन से उठाया और बड़ी हैरत से कभी उस तस्वीर की तरफ देखती तो कभी अजय की तरफ देख रही थी। तब अजय ने कहा, इतना हैरान मत हुए पूजा जी, ये तस्वीर आपकी नहीं है। ये तस्वीर मेरी पत्नी की है, मेरी निशा की है। मेरी और निशा की लव मैरिज हुई थी और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम दोनों ने साथ जीने और मरने की कस्में खाई थीं, और मैं तो अपनी निशा के बगैर जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन निशा ने उस समय मेरा साथ छोड़ दिया, जब मैं चाहकर भी उसके साथ मर नहीं सकता था, और उसकी वजह थी मेरी यह बेटी, जिसकी जिम्मेदारी सौंपते हुए निशा मुझसे वादा लेकर गई थी कि मैं हमारी बेटी को माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगा और इसकी आंखों में कभी एक भी आंसू आने नहीं दूंगा। मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कह रहा हूं, पूजा जी, कि उस दिन जो कुछ भी हुआ वो मैंने जानबूझकर नहीं किया था। जिस रात मैं आपको बेहोशी की हालत में कमरे में लेकर आया था, उस रात आपका पूरा शरीर ठंड की वजह से नीला पड़ चुका था। उस वक्त आपकी जिंदगी बचाने का मेरे पास एक ही रास्ता था, वरना आप अपनी जान गंवा देती, और मैं आपको अपनी आंखों के सामने यूं मरता हुआ नहीं देख सकता था, क्योंकि आपने मेरी बच्ची की जिंदगी बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया था। और दूसरी वजह, आपका यह चेहरा जो मेरी कमजोरी बन गया था। मैंने अपनी आंखों के सामने मेरी जिंदगी, मेरी निशा को दम तोड़ते हुए देखा था, और मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी बच्ची की जिंदगी बचाने वाले को और अपनी निशा की हूबहू छवि को अपनी आंखों के सामने मरते देख सकूं। मैं हर हाल में आपको बचाना चाहता था, और अगर मेरे पास आपकी जान बचाने का कोई और दूसरा रास्ता होता तो मैं यह गुनाह कभी नहीं करता। पूजा जी, जो कदम मैंने उठाया था वह कोई मेरी मर्जी नहीं थी। पहले मैंने आपको होश में लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी। बहुत देर तक आपके हाथों को अपने हाथों से मलता रहा, आपके पैरों पर अपने हाथ रगड़कर आपके शरीर में गर्मी लाने की कोशिश की। लेकिन जब सारी मुमकिन कोशिश करने के बाद भी आपके शरीर में गर्मी पैदा नहीं हुई, तो मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन अपने शरीर की गर्मी देना ही बचा था। मेरा यकीन कीजिए, पूजा जी, जब मैंने आपके शरीर से कपड़े अलग किए थे
उस समय मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। मेरे मन में आपके लिए कोई भी गलत विचार नहीं थे। मैं तो बस आपको अपने शरीर की गर्मी देकर आपकी जान बचाना चाहता था। लेकिन पता नहीं, वह कौन से कमजोर परल थे। जब आपको अपने शरीर की गर्मी देते वक्त आपके चेहरे में मुझे मेरी निशा नजर आने लगी, और फिर वह सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। अगले दिन सुबह जब आपको होश आया, तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपसे नजरें मिला सकता। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन इतनी हिम्मत जुटाने के बाद भी मैं आपको उस रात के बारे में कुछ भी नहीं बता पाया। लेकिन मेरे घर लौटने के बाद भी मेरे इस अपराध ने मुझे चैन से जीने ही नहीं दिया। इसलिए मैंने आपको ढूंढना शुरू कर दिया, और बड़ी मुश्किल से होटल से आपके घर का पता मिला था। लेकिन जब मैं आपके घर पहुंचा, तो पता चला कि अब आप वहां नहीं रहती हैं। और मुझे यह भी पता चला कि आप अपनी शादी के कुछ दिन पहले ही वह शहर छोड़कर निकल गई थीं। आपकी इस तरह अचानक शहर छोड़ने वाली बात ने मेरे मन में एक और डर पैदा कर दिया था कि उस रात की वजह से आपकी जिंदगी में जरूर कोई बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है, जिस वजह से आपको शहर छोड़ना पड़ा है। इसलिए मैंने आपकी तलाश जारी रखी, और फिर एक दिन मैंने आपको को अपने एक दोस्त के ऑफिस में देख लिया। मैंने अपने दोस्त की ऑफिस से आपका एड्रेस लिया, और जब मैं यहां पहुंचा, तो आपकी मां ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। मैं जानता हूं कि मैं आपका मुजरिम हूं पूजा जी, लेकिन आज मैंने जो कुछ भी आपसे कहा, उसके बाद भी अगर आपको यह लगता है कि मैं गलत था, तो बेशक आप जो चाहे मुझे सजा दे सकती हैं। मैं उर्फ तक नहीं करूंगा। ये कहते वक्त अजय की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे, और अजय जाकर पूजा के पैरों में बैठ गया और कहने लगा, पूजा जी, मेरी वजह से आपको न जाने कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी जिंदगी के गुजरे हुए तकलीफों के पलों को बदल तो नहीं सकता, लेकिन ये वादा जरूर कर सकता हूं कि मैं आपकी आने वाली जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर दूंगा। पूजा जी, मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दे दें। मैं आपसे शादी करके उम्र भर मेरे उस अपराध की भरपाई करना चाहता हूं। ये कहते हुए अजय पूजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था, और वह फूट फूट कर रो रहा था। अजय की बातें सुनकर पूजा की आंखें भी नम हो गईं, और उसने अजय के जुड़े हुए हाथों को पकड़ा और उसे माफ कर दिया। और फिर बहुत ही सादगी से अजय और पूजा की शादी हो गई, और पूजा अजय की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। शादी के बाद अजय ने पूजा को इतना प्यार दिया कि वह अपनी बीती जिंदगी के सारे गम और सारी तकलीफें भूल गई थीं। तो वही पूजा की मोहब्बत ने अजय के दिल में निशा और पूजा दोनों के प्यार को जिंदा रखा था। आज अजय और पूजा दोनों का एक प्यारा सा परिवार है, जिसमें एक प्यारी सी बेटी और एक प्यारा सा बेटा है। और हाँ, पूजा के चेहरे में निशा की यादें भी जुड़ी हुई हैं। भला अब इस परिवार को और क्या चाहिए दोस्तों? इस कहानी से हमें एक ही सीख मिलती है कि हम चाहे लाख कोशिश कर लें इस धरती पर जोड़े बनाने की, लेकिन आखिर में जोड़ा बनता वही है जो ऊपर वाले ने बना के रखा है। इसलिए तो कहा जाता है कि जोड़े तो ऊपर से बनकर आते हैं। आज पूजा और अजय की जोड़ी को देखकर मुझे एक ही लाइन याद आ रही है, रब ने बना दी जोड़ी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें